ठीक है। तो ये क्या है, साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या करता है, इट एग्जामिन्स अंडरलाइंग साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉजेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या करता है साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इट ट्राइज टू डिस्क्राइब परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो व्हाट आर साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस? साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है कि जैसे what we say कि everything is related, like जब when we feel emotional, what happens, we start having those thoughts of happiness, sadness or anxiety, and with that we also start having our we also start having our heart beating fast, or our body sweating, or our body trembling, ऐसी चीजें होने लगती है। क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अंडरलाइन साइकोफिजियोलॉजिकल, यहाँ पर साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो है वो ये चीज कहता है कि जो साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन कहता है कि जो बिहेवियर हो रहा है उस बिहेवियर को हम साइकोफिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनके तरीके उनसे समझा सकते हैं। तो ये मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो मतलब ये सारी हमारे जो बिहेवियर है वो हमारी साइकोफिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब परफॉर्मेंस जो है वह आदमी के शरीर में और मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है जनरली कि जब हम इमोशनल फील करते हैं, जब हम सैड, हैप्पी या एंग्जियस फील करते हैं, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं कि हम सैडनेस के थॉट आए और हैप्पीनेस के थॉट आए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो एक, ये जो साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिलेट किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने जो है यह समझाने की कोशिश की कि साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वह रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि जैसे कि साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, साइकोफिजियोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और मनो और शरीर क्रिया विज्ञान। आपने लास्ट सेमेस्टर में फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो मनोवैज्ञानिक और शरीर क्रिया वैज्ञानिक ये दोनों प्रोसेस जो है वो परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि यह माना गया कि जब भी हम ये चीज हम कोई भावना महसूस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एग्रेशन के बारे में ही बात करते हैं। एग्रेशन क्या होता है कि हमारे दिमाग में एग्रेसिव थॉट आते हैं, हम किसी चीज के बारे में एग्रेसिव महसूस करते हैं और उसके साथ ही हमारा शरीर भी साथ साथ रिएक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो जब आप एग्रेसिव महसूस करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपकी मसल्स टाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बेस पर जो है परफॉर्मेंस को इन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसी का जो है कि मतलब ये सारी प्रोसेसेस जो है वह मतलब जो हमारे अंदर साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती हैं वह स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में जो अप डाउन होते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके आधार पर उनको समझा जा सकता है। यानी कि जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट निकल के आता है क्या कि जैसे हम ये कहते हैं कि साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम जब गेम के अंदर जाते हैं तो गेम के अंदर जाकर के हम गेम के अंदर जाकर के एकाएक ये महसूस करना शुरू करते हैं कि बॉडी टाइट पड़ गई है। बहुत बार प्लेयर्स की कंप्लेन होती है कि बॉडी टाइट पड़ गई है। ठीक है, लेकिन ये जो बॉडी टाइट होना है, बॉडी टाइट होना किसी और वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि गेम के बारे में हमारा जो एप्रीहेंशन है, हमारी जो गेम के बारे में हम जो एप्रीहेंशन महसूस कर रहे हैं, उस एप्रीहेंशन की वजह से जो है क्या हो रहा है, गेम की वजह से जो हम एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, गेम की वजह से जो एराउजल महसूस कर रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। और साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से हम जो एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में उस तरह के विचार चल रहे हैं, वही विचार जो है वह हमारी बॉडी को टाइट कर रहे हैं। तो
जो मतलब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रेशन है या जो हमारी एंजाइटी है, उसका सीधा असर हमारी साइकोफिजियोलॉजी के ऊपर पड़ता है। तो जो बॉडी टाइट होने की कंप्लेन आती है ज्यादातर एथलीट्स की तरफ से, ज्यादातर स्पोर्ट्समैन की तरफ से, कि जब वो किसी इंपॉर्टेंट गेम में गए तो बॉडी ही नहीं चल रही थी, बॉडी ही नहीं चल रही थी, एकाएक बॉडी ने चलना बंद कर दिया। तो बॉडी ने जो चलना बंद कर दिया, वो बॉडी ने चलना बंद किसी और वजह से नहीं किया, कोई और परेशानी नहीं थी। हो सकता है कि केवल जो एंजाइटी थी, केवल जो उस गेम के बारे में जो एप्रीहेंशन था खिलाड़ी का, केवल उस गेम के बारे में खिलाड़ी के मन में जो चिंता थी, उस चिंता की वजह से ही, उस चिंता ने उसकी बॉडी को टाइट कर दिया। उसका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, साइकोलॉजिकल फीलिंग, और उस साइकोलॉजिकल फीलिंग से आपका जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से बॉडी टाइट होना महसूस हुआ। ठीक है, तो साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के अंदर इस चीज के बारे में बात की जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे इसके इसके आधार पर जो है बायोफीडबैक ट्रेनिंग की जाती है। बायोफीडबैक ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि खिलाड़ी को जो है इन प्रोसेस प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर क्या होता है बायोफीडबैक में हमारे पास चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स जो हैं वो जो हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है उससे रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट रेट के लिए एक अलग सेंसर होता है, हमारे पास जो आपका पसीना है, पसीने को कहते हैं गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, पसीने को जो कंट्रोल करता है, जीएसआर कहा जाता है। ठीक है, जीएसआर गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स। ठीक है, गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स आप लोग नोट कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर भी बायोफीडबैक है, तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स क्या होती है। ठीक है, तो गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स के अंदर जो है हम क्या करते हैं, गैल्वानिक अब इसके अंदर क्या करते हैं कि पसीना, जो हम दूसरा पैरामीटर की बात करते हैं, एक हो गया हार्ट रेट, दूसरा हो गया पसीना, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर के लिए, उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम पल्स के लिए, उसके अलावा हमारे इवन ईएमजी, जो मैं बॉडी ये बात कर रहा हूँ कि मसल्स टाइट हो जाती है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी, आपने ये सब सुना होगा, ये काफी कॉमनली यूज होता है ईएमजी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम मसल जो टाइट होती है उस मसल टाइटनेस पर काम करते हैं ईएमजी के थ्रू, तो ईएमजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इवन ब्रेन वेव्स के लिए, ब्रेन वेव्स की, हमारी ब्रेन वेव्स कैसे चल रही है, तो ब्रेन वेव्स के लिए हम लोग ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, तो ये सारी जो इसके पैरामीटर्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, प्लेयर्स को इन पर ट्रेनिंग कराते हैं, प्लेयर्स को इन सबको कंट्रोल करने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, गेम सिचुएशंस में जब आप जाएंगे तो उस समय ये सारे पैरामीटर आपके जो है वो रिएक्ट करेंगे, इन सारे पैरामीटर में चेंज आएगा। तो पहले से आप ट्रेनिंग करके रखें कि प्रेशर सिचुएशन में जो है आपको यह पता रहे कि आप मतलब ये सारी चीजों में चेंज आएगा, और प्रेशर सिचुएशन में जो है आप इसको संभाल पाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है और बहुत मतलब यूजफुल एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड में, जहां पर कि हम साइकोफिजियोलॉजी के थ्रू जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो अगला है वह है सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या, सोशल साइकोलॉजिकल जो मॉडल है इसके लोग क्या कहते हैं कि बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट एंड द पर्सनल मेकअप ऑफ द एथलीट आर एक्सरसाइजिंग। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मतलब हमारी जो सोशल प्रोसेसेस होती हैं, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है या हमारा जो टीम स्ट्रक्चर होता है, वह जो है वह हमारी वो हमारी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफी असर डालता है, कि हमारा टीम स्ट्रक्चर या हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर काफी डालता है। इसमें जो है हमारे जो सोशल प्रोसेसेस है, जैसे मान लो हम टीम गेम की बात कर रहे हैं, तो टीम कोहेशन, हमारा टीम कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो है वह हमारे टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर डाल रहा है। इवन अगर इंडिविजुअल गेम की बात करें तो कोच की जो क्वालिटीज हैं, एज अ कोच क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप स्टाइल, आपकी आपका जो लीडरशिप स्टाइल है, आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं अपने ग्रुप के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल गेम के अंदर भी, अब मान लो कोच एक है, ठीक है, कोच एक है और एक कोच के साथ 20 प्लेयर, ठीक है, तो भले ही वह गेम इंडिविजुअल है लेकिन वो एक टीम बन जाती है ना, उसके साथ उसका जो सपोर्ट स्टाफ है, उसके साथ बाकी सारी जो चीजें हैं, तो वो एक टीम बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कैसे, जैसे मान लो कि हमारी टीम जाती है कहीं बाहर, बाहर जाती है परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, अब क्या हुआ कि टीम में 10 लोग हैं,
लेकिन इंडिविजुअल गेम है, सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस है। तो इस पर इस चीज का मतलब असर जो है वो कैसे पड़ता है कि अगर एक इंडिविजुअल का मैच है, वो अपना गेम कर रहा है और बाकी सारे घूमने चले गए, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और अगर सारे बैठे उसको चीयर अप कर रहे हैं और उसके गेम के बाद से उसको लेके घूमने जा रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, वह सोशल फैक्टर्स परफॉर्मेंस के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि एक कोच की लीडरशिप स्टाइल, कोच की स्ट्रेटजी, टीम कोहेशन, टीम कम्युनिकेशन, टीम गेम्स के अंदर, इंडिविजुअल गेम्स के अंदर, इन सारे फैक्टर्स का जो है बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं कि सोशल फैक्टर्स जो हैं वह कैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। और तीसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की जरूरत, कॉग्निटिव बिहेवियर का क्या मतलब है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है, जब हम कहते हैं कॉग्निशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आगे इससे संबंधित आपके एक यूनिट ही है जहां पर आपको कॉग्निशन के बारे में बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। मैं थोड़ा सा शार्ट में बताता हूँ। कॉग्निशन को कहते हैं हायर मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निशन का मतलब हुआ हायर मेंटल प्रोसेसेस, उच्च मानसिक क्षमताएं। ठीक है, हायर मेंटल प्रोसेसेस या उच्च मानसिक क्षमताएं। ठीक है, तो यह वह क्षमताएं हैं जो आदमी को जानवरों से अलग करती हैं। कैसे? ठीक है, उनको कॉग्निशन कहा जाएगा कि हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारी जो प्लानिंग कैपेसिटी, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी हमारी जो हायर मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, वह कॉग्निशन के अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन की हिंदी होती है संज्ञान, संज्ञान, लेकिन कॉग्निशन वर्ड ज्यादा बेटर है। कॉग्निशन का मतलब होता है हायर मेंटल प्रोसेसेस या उच्च मानसिक क्षमताएं। ठीक है, जिसके अंदर थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल का क्या मतलब हुआ कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि इन दोनों चीजों का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि कॉग्निशन यानी हायर मेंटल प्रोसेसेस और जो बिहेवियर है, इन दोनों के इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कुछ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वह कॉग्निशन, हायर मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर, इन दोनों के इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय बोथ एनवायरनमेंट एंड थॉट, कि किसी का जो व्यवहार होता है, जो व्यवहार दिखाई देता है, वह व्यवहार जो है वह इन्वायरमेंट और थॉट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। बिहेवियर जो है वह इन्वायरमेंट और जो आदमी के अंदर थॉट्स हैं या आदमी के जो कॉग्निशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि स्टडिंग डिफरेंसेस ऑन कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, कंसंट्रेशन, गोल सेटिंग, यानी कि इनका क्या कहने का मतलब है कि खिलाड़ी का जो बिहेवियर है वह उसके जो पर्सनल थॉट है और उसका जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कि ऐसा नहीं है कि केवल उसका एनवायरनमेंट, जैसे सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के अंदर हम बात कर रहे थे कि उसका जो उसका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ आ सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर उसके चारों तरफ कौन से लोग हैं, क्या है, कौन से लोग हैं, वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी टीम के अंदर कौन कौन है, लीडरशिप क्या है, ये सारी चीजें उसके एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। और उसके पर्सनल थॉट को आप कहीं ना कहीं मतलब थॉट्स और मतलब जो उसका जो कॉग्निशन है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन किसी एक चीज, दोनों में अलग अलग चीजों से नहीं कि उसकी केवल इन्वायरमेंट से डिसाइड हो रहा है कि उसका बिहेवियर क्या होगा, या केवल उसके थॉट से डिसाइड हो रहा है कि उसका बिहेवियर क्या होगा, बल्कि इन दोनों के इंटरेक्शन से डिसाइड होगा कि उसका बिहेवियर क्या होगा। तो हम लोग जो सारा रिसर्च करते हैं कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, कंसंट्रेशन और बाकी सारी चीजों पर, तो वहां पर क्या होता है कि इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वह यह डिसाइड करता है कि खिलाड़ी का बिहेवियर क्या होगा। अब शुरू में जैसे हमने कहा कि साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वह कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उससे रिलेट करता है। हमने बाद में कहा कि सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन वह एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। अब जो है इन दोनों के बीच का ये तीसरा ओरिएंटेशन जो है वह ये कहता है कि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन डिसाइड करेगा कि खिलाड़ी का बिहेवियर जो है वह क्या हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है, ये तीन मॉडल्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए दिए गए। अब जो मैं शुरू में बात कह रहा था कि
एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी एक मॉडल से बंधा हुआ नहीं रह सकता है। आपने देखा कि क्या हो रहा है कि हर एक मॉडल जो है वो किसी न किसी अलग अलग चीज से डील करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप कहते हैं कि साइकोफिजियोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, साइकोफिजियोलॉजिकल मॉडल के अंदर क्या है कि यह फिजियोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा डील कर रहा है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से ज्यादा डील कर रहा है। मतलब कि अगर एक खिलाड़ी आता है और वह इस चीज की कंप्लेन करता है, एक एथलीट आता है और इस चीज की कंप्लेन करता है कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, या हाथ पैर मतलब कांपने लगते हैं, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, और या ये हो सकता है कि दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, दिमाग स्टेबल ही नहीं होता है। उसके अलावा जैसे अब यहाँ पर मैं कहूंगा कि फिजियोलॉजी को ना, फिजियोलॉजी जो है उसको बहुत मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर बहुत ब्रॉड तरीके से, बहुत बड़े तरीके से वो इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एराउजल की, जब हम बात करते हैं एग्रेशन की, जब हम बात करते हैं एग्रेशन वर्ड मैंने कहा, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, तो ये सारी चीजें जो है वो दो तरीके से किसी भी एथलीट के अंदर दिखाई देती है। पहला तरीका होता है कि थॉट्स के अंदर दिखाई देती है, और दूसरा तरीका होता है कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के रूप में दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर इन चीजों को कंट्रोल करना है, मुझे अगर इन चीजों को कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि उसका जो थॉट वाला पार्ट होता है वह उतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना कि उसका जो फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है। फिजियोलॉजिकल पार्ट ज्यादा नुकसानदायक होता है और थॉट वाला पार्ट जो है वो उसका कम हार्मफुल होता है। तो मुझे उसका फिजियोलॉजिकल पार्ट जो है वह कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। तो अगर उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है तो मुझे फिर साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन अपनाना पड़ेगा, मुझे उसको बायोफीडबैक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिससे कि मैं उसके जो एराउजल का पार्ट है उसको कंट्रोल कर पाऊं। ठीक, एक बात हो गई। अच्छा, अब एक मेरे पास दूसरा खिलाड़ी आता है जिसके साथ मतलब टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, टीम में या कोच के साथ कुछ है, या उसको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी सोशल इश्यूज है। तो वहां पर साइकोफिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन काम नहीं आएगी, वहां पर मुझे सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा, मुझे उस तरीके से वहां पे डील करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन हो गया। अब इसके बाद अगर एक प्लेयर आता है जहां पर कि क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल पार्ट उतना ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिकल पार्ट उतना ज्यादा उसका जो है वह खराब नहीं है, फिजियोलॉजिकल पार्ट उसका ठीक है, फिजियोलॉजिकली इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका सोशल पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो सोचने का तरीका है वहां पे मतलब वो चीजों को जो है कुछ ज्यादा ही मतलब गहरे तरीके से सोच रहा है, चीजों को कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग पे ले रहा है। तो वहां क्या होगा कि वहां मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल ओरिएंटेशन से काम करूंगा। तो एक ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वह डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ काम करते हैं। ये तीनों मॉडल जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, वह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत यह सोच के बनाई गई थी कि एक दूसरे से बेहतर है। शुरुआत में यह सोच के बनाया गया था कि पहला मॉडल मतलब दूसरा मॉडल पहले से बेहतर है और तीसरा मॉडल दूसरे से बेहतर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे यह बात समझ में आई कि नहीं, ये तीनों मॉडल एक जैसे हैं और हम पर डिपेंड करता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो ये जो मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ ये तो तीन अप्रोच हो गए, और मैं जिस अप्रोच की बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। ठीक है, एक्लेक्टिक अप्रोच, इसके बारे में आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है, कि जहां पर क्या होता है कि हर अप्रोच को मिला जुला करके इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर टाइम के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से जो है वह अप्रोचेस का इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। ठीक है, तो एक्लेक्टिक अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा हम लोग स्कोप में आते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है। आपने देखा होगा कि स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में भी हमें थोड़ी बात करनी है कि स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्कोप, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर फेस बाय एथलीट, कौन कौन सी ऐसी एथलीट कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड। एथलीट स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि साइकोलॉजिकल नेचर की होती है, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इमोशनल रिकंडीशनिंग, इमोशनल रिकंडीशनिंग इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को जो है वह वापस, रिकंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है वह उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया किसी वजह से और उसको वापस से पुराने शेप में लाना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा एथलीट है, वह गया, उसने कोई इंपॉर्टेंट कंपटीशन जीता,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंपटीशन जीतने की वजह से क्या हुआ कि एकाएक उसका जो मतलब मेंटल सेटअप था वो मेंटल सेटअप चेंज हो गया, ठीक है। हो सकता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा मतलब खुश हो सकता है उसका, मैंने तो बहुत बड़ा कंपटीशन जीत लिया और अब तो ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एज ए कोच, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मैं क्या चाहता हूँ या आप क्या चाहते हैं कि आपका एथलीट जैसा पहले था वापस से उसी फॉर्म में आके और अगले कंपटीशन में जाए, ठीक है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा सके। तो इसके लिए हम जो साइकोलॉजी की हेल्प से उस एथलीट की जो मेंटल स्टेटस है उसको वापस से उसकी पुरानी कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं इमोशनल रिकंडीशनिंग। इमोशनली उसको रिकंडीशन करना कि इमोशनली वो थोड़ा सा जो कंपटीशन जीत करके, या यही बात हारने पर भी लागू होती है कि अब जीतने में हो सकता है कि आपको लगे कि जीतने में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हारने में, कि वो किसी कंपटीशन को हार गया, उसका बना बनाया एक मोमेंटम चल रहा था, हार की वजह से क्या हुआ कि उसका मोमेंटम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। अब हम चाहते हैं कि वापस से वो पुराने फॉर्म में आकर के और अगले कंपटीशन में जाए, अपनी हार को भूल करके अगले कंपटीशन में जाए। तो इसके लिए हम लोग इमोशनल रिकंडीशनिंग करेंगे, और ये इमोशनल रिकंडीशनिंग की प्रोसेस जो है वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प से की जा सकती है। मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। तो नई स्किल सिखानी है एक एथलीट को जो ऑलरेडी मतलब एक हमारा इस्टेब्लिश एथलीट है, और हमें जानते हैं कि इस्टेब्लिश एथलीट एक अच्छा एथलीट है, और उसको हम चाहते हैं कि उसको कुछ नई टेक्निक सिखाई जाए। तो उसने लर्निंग काफी हद तक वो अच्छे लेवल तक लर्निंग कर चुका है, ठीक है। और अब हमको उसको कुछ नया सिखाना है, तो हमको क्या मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे कि हम उसको नई चीजें सिखा पाए। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर अ कंटेक्स्ट एंड द हजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन इट। तो कंटेक्स्ट के लिए किसी भी मतलब जैसे सामने हमारे कंटेस्ट है, सामने हमारे कंपटीशन है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हम लोग फिजिकल प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, स्किल ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके लिए साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर होना है, और उसका जो मतलब इस कंपटीशन के लिए तैयारी करेगा, तो उस कंपटीशन के लिए तैयारी करने से और किन चीजों पे असर पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है वो हमको देखनी है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन एंड द हैजार्ड्स इन्वॉल्वड इन इट, इसके बारे में भी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है। मोटिवेशन फॉर पीक परफॉर्मेंस, कि कैसे एक प्लेयर की पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन किया जाए। हमारा पर्पज ये है कि एक एथलीट बहुत अच्छा खेल रहा है, हम चाहते हैं कि वो अभी तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी उसकी परफॉर्मेंस बरकरार रहे, कि वो एक बार अच्छा खेले और फिर जो है उसकी परफॉर्मेंस मतलब डाउन हो जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं खिलाड़ी जो है एक ऊंचे लेवल पर लगातार परफॉर्म करता है। तो पीक परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन जो है वह कैसे मेंटेन किया जाए। टीचिंग एंड कोचिंग मेथड, कि हम जो टीचिंग एंड कोचिंग करते हैं उसके अंदर हम कैसे साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रिइंफोर्समेंट कैसे देना है, रिइंफोर्समेंट कैसे देना, रिइंफोर्समेंट देने के अलावा जैसे रिइंफोर्समेंट का मैंने आपको बताया कि मतलब एक इंटरवल, लेकिन वो इंटरवल फिक्स नहीं होना चाहिए बल्कि वेरिएबल होना चाहिए, कि आप जैसे दो 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 दिन के बाद से दे रहे हैं, फिर 6 दिन के बाद दे रहे हैं, फिर 4 दिन के बाद दे रहे हैं, फिर 8 दिन के बाद दे रहे हैं, तो वो इंटरवल फिक्स नहीं है, उसका ज्यादा असर पड़ता है। असर किसके ऊपर पड़ता है? फॉरगेटिंग के ऊपर। तो लर्निंग और फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग मतलब भूलना। तो ये कहा गया है कि अगर इन्फोर्समेंट आप इस तरीके से देते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो फॉरगेटिंग की प्रोसेस होगी वो बहुत धीमी होगी इन कंपैरिजन टू इफ यू रिइंफोर्स हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर आप किसी खिलाड़ी को रोज पीठ थपथपा रहे हैं, रोज शाबाशी दे रहे हैं, तो उसके भूलने की संभावना ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एथलीट की जिसको कि आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसे वेरिएबल टाइम पर इन्फोर्समेंट दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम टीचिंग एंड कोचिंग में यूज कर सकते हैं जहां पर साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड द लर्निंग ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स, कल मैंने आपसे बात करी थी कि जैसे हम कह रहे हैं कि विजुओ मोटर कोऑर्डिनेशन बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो बॉक्सिंग के अंदर विजुओ मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए आप लोग सारी ड्रिल्स करते हैं, लेकिन उन ड्रिल्स के अलावा भी बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, अटेंशन कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है। एंड रिलेशनशिप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स टू एथलेटिक प्रोग्रेस, हम लोग कल इसके बारे में फिर से बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी, कौन सी टाइप की पर्सनालिटी जो है वो कौन से टाइप के गेम के लिए ज्यादा बेटर होती है। तो इन सारी चीजों में जो है वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी हेल्प कर सकता है, जहां पर कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कर सकते हैं, जो कि हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको ये बताएगा कि इस तरह की पर्सनालिटी जो है वो इस तरह के गेम के लिए ज्यादा बेटर होती है। तो
आई थिंक अब हम लोग आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों की अगली क्लास इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग इंटरेक्टिव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर वेरी मच सर। चाय वगैरह थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब बाय सर, बाय। पीडीएफ भेज देना सर, ये पीडीएफ अभी भेजिए सर। बिल्कुल अपलोड कर देना सर। ओके ओके, श्योर हो श्योर। जाएगा थोड़ा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।